always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. So next topic is equipotential surfaces, and equipotential surfaces का इसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम्स वगैरह, ठीक है। प्रॉपर्टीज मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, वो आपको मैं पीपीटी से दिखा दूंगा। प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने लिखी हुई है, और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज पे लेटर ऑन जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन उससे पहले डिस्कस करना है हम लोगों को, देन विल मूव टू प्रॉपर्टीज। तो कोई बताएगा इक्वी वर्ड का मतलब क्या है? इक्वी वर्ड का मतलब होता है, सभी को पता होगा, इक्वी का मतलब इक्वल। यस और नो? इक्वी वर्ड का मतलब हो गया इक्वल। तो इक्वल पोटेंशियल का मतलब आपको पता ही है। तो एक ऐसी सरफेस, ठीक है, एक ऐसी सरफेस जिस सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो क्या रहती है हर पॉइंट पे? सेम रहती है। तो उस सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? उस सरफेस को हम नाम देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पता ही है। तो एनी सरफेस दैट हैज any surface that has same potential at every point। तो वो सरफेस जिस सरफेस पे पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पे क्या रहती है? सेम रहती है। एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो हो सकती है सरफेस हो सकती है किसी भी बॉडी की, ठीक है। और जैसे हम लोग देखेंगे कि जो क्या बोलते हैं इसको, जो सरफेस होती है चार्ज कंडक्टर की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल में, सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो जो सरफेस होती है चार्ज कंडक्टर की, ध्यान रखना ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। प्रॉपर्टीज पे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले जरा एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा देखो, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज आपको वैसे पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए। वो एक्चुअली मेरे को इसलिए कराना पड़ रहा है पहले, क्योंकि वो मैंने पीपीटी में प्रॉपर्टीज डाली हुई है, तो वो मैं वहां से आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट हम बनाते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, आपको पता होगा भाई पॉइंट चार्ज जो है, लेट सपोज हमने एक पॉइंट चार्ज माना, ठीक है। लेट से हमने एक पॉइंट चार्ज माना प्लस। तो ये पॉइंट चार्ज क्या करता है? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी पॉइंट चार्ज से? रेडियली आउटवर्ड, इनवर्ड? रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इससे रेडियली आउटवर्ड्स। अब हमें ड्रॉ करनी है इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने कोई पॉइंट चार्ज माना, तो ये हो गई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। सो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ओके। अब एक ना बहुत बेसिक चीज है, समझना ध्यान से यार प्लीज। देखो, आपको पता है क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। अभी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, ध्यान ध्यान से समझना, प्रॉपर्टीज में भी बताऊंगा, ठीक है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, पहली, फिर दूसरी, देन उससे थोड़ा सा दूर तीसरी वाली, उससे हल्का सा और दूर चौथी वाली। अब सवाल आता है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि दूर दूर? कोई बताएगा क्यों आएंगी? थोड़ी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो ये दूर दूर क्यों होती जाएंगी? सर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। एक क्वेश्चन करवाया भी तो था मैंने आप लोगों को, याद है कि किसी भी सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से वो इक्विडिस्टेंट क्यों नहीं होती? याद है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस घटती जाती हैं, सॉरी पोटेंशियल घटती जाती है। याद आया? मैंने करवाया था यार ये क्वेश्चन, मेरे को याद है, मैंने आपके नोट्स में लिखवाया था। है वाई द क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको कि वाई द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अबाउट अ सिंगल चार्ज आर नॉट इक्विडिस्टेंट। जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं किसी सिंगल चार्ज की वजह से, वो इक्विडिस्टेंट क्यों नहीं होती, ठीक है। तो चलो मैं भी बता दूंगा रीजन की क्यों नहीं होती। तो आप देखो धीरे धीरे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होती हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थोड़ी दूर दूर होती हैं। तो ठीक है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमेट्री बता दो इसकी क्या है यार, कौन सी सिमेट्री होगी? स्पेरिकल। स्पेरिकल। ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। और मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिख रहा हूँ कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं ये इक्विडिस्टेंट क्यों नहीं होती। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि फॉर्मूला तो ये पता ही है हमको, वैसे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। ठीक है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो आपको पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल घटती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हेंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल surfaces are not equidistant for a single charge। ठीक है भाई, तो सेकेंड देखते हैं जो था हमारा किसकी वजह से, ड्यू टू मतलब दो चार्जेस थे प्लस क्यू और माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो लेट्स से हमने यहाँ पे एक माइनस क्यू माना और यहाँ पर हमने क्या माना, एक प्लस क्यू, और इसके बीच में जो सेपरेशन है लेट्स कॉल इट डी। तो अब सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, तो हमने इनको आउटवर्ड्स कर दिया, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं, तो हमने इसको अंदर की तरफ कर दिया। तो 5 एक और बना देते हैं यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे अंदर की तरफ होती है मतलब रेडियली इनवर्ड्स होती हैं, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं। तो अब हमें यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करनी है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमें ये पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं प्रॉपर्टी में अब अभी हम देख भी लेंगे। ठीक है, कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो पास पास होती हैं इन अ रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज्यादा, दैट इज स्ट्रॉन्ग, और दूर दूर होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वीक। यस और नो, सभी को पता है ये प्रॉपर्टीज? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है कि माइनस क्यू के लेफ्ट में या प्लस क्यू के राइट में स्ट्रांग है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में स्ट्रांग है? इनके बीच में। भाई बताओ किस रीजन में स्ट्रांग है, इनके इसके बीच में स्ट्रांग है ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो किस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगी? आंसर होता है इन इसके बीच वाले रीजन में, कुछ इस तरह से। अभी देखना जो मैं बना रहा हूँ ग्रीन से, तो पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई। अब देखो इस तरफ सेपरेशन बढ़ा, लेकिन इस तरफ सेपरेशन क्या है, देख रहे हो, यहाँ पे सेपरेशन पास है लेकिन यहाँ पे सेपरेशन इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे पास और इधर से सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बात समझ आई सभी को? इस तरह से कुछ। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे। अब ये हो क्यों रहा है, बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो पास पास होती हैं किस रीजन में, जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और दूर दूर होती है उस रीजन में जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। कोई सिमेट्री बता दो इसकी जरा, कौन सी सिमेट्री होती है? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है। ठीक है, नाउ थर्ड देखते हैं, ड्यू टू टू चार्जेस प्लस क्यू, और दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे वहां पे, क्या तो प्लस क्यू और ये रहा प्लस क्यू, ये भी सेपरेशन छोटी सी है, नेगेटिव आएगा तो भी ऐसे ही बनना है, बस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, कुछ ये सीन है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे कुछ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों के बीच, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों के बीच?
नहीं सर। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में वीक है इस बार? इन दोनों के बीच वाले रीजन में वीक है। बीच में। तो यहाँ पर स्ट्रांग है, मतलब प्लस क्यू के लेफ्ट में और प्लस क्यू के राइट में स्ट्रांग है। तो जहां पर स्ट्रांग है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास बनेंगी। जहां पर स्ट्रांग नहीं है, जहां पर वीक है, वहां पर क्या बनेंगी? दूर दूर बनेंगी। तो सेम बिल्कुल फिर ऐसे ही इधर बनानी है आपको। अच्छा, क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं सर। कभी नहीं कर सकती, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज में देखेंगे भी हम, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये है आपकी क्या, दीज आर योर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस and these are also your equipotential surfaces। ठीक है। फोर्थ क्या था? फोर्थ आई गेस था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो, यही था शायद, है ना? फोर्थ किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब लाइंस क्या होनी चाहिए? पैरेलल, यस और नो? तो ये रही कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज लाइंस आर पैरेलल। अब किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे, ये सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, बोलो। यस सर। तो यहां पर जो बनेगी, यहां पर बनेगी कुछ ये वाली, दैट इज प्लेन, कुछ ऐसे। और एक छोटी सी बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये बनेंगी इस तरह से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जो डिस्टेंस रहेगी, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, वो क्या रहेगी? तभी तीनों के बीच क्या रहेगी? सेम रहेगी, ये सुनो। तो दिस इज फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं जो मैंने लिखा था। क्या लिखा था मैं रिकॉल कर देता हूं जरा। फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा था वहां पे, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है, मतलब सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है मैग्नीट्यूड में। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म, लेकिन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब जरा देखो, इंक्रीज होने का कैसे दिखाते हैं? इंक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाते हैं। ये क्या पता चल रहा है इस रीजन में कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कम है? क्या पता चल रहा है यहाँ पे? ज्यादा है। कैसे पता चल रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे की क्या है? पास पास है ना। यस सर। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है? पास पास, दूर दूर? पास पास। पास पास। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ये बन गई। अब जैसे आगे बढ़ेगा तो दूसरी ये यहाँ पर बना दी हमने, लेट से दूसरी वाली यहाँ पर बना दी इस तरह से। और जो तीसरी अब बनेगी वो इसके क्लोज बनेगी, क्योंकि हमें ये शो करना है यहाँ पे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे के इक्वल। तो सॉरी, क्लोज होती हैं उस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, और दूर दूर होती हैं उस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वीक। और ये ध्यान रखना, D1 ज्यादा बड़ी होगी किससे? D2 से। समझ आ गया क्यों ज्यादा बड़ी होगी D1 D2 से? बोलो। यस सर। तो ये है। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पर इनके बीच सेपरेशन कितनी है? यहाँ पर सेपरेशन है इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसकी पोटेंशियल V है, मान लेते हैं इसकी 2V है, इसकी 3V है, सेम ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसमें। तो लेट से हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन बतानी है, कब? फर्स्ट केस में
आउटसाइड द शेल। ठीक है, देखो यार सीन क्या है, लेट सपोज हमने कि शेल मानी और इस शेल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर मानी और एक पॉइंट माना पी। मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो कुछ इसकी ऐसी होगी कि let us take a point P at distance r, small r, which is greater than capital R। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, शेल के बाहर लाई कर रहा है। तो आप लोगों ने एक लाइन, हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी है चैप्टर नंबर 1 में, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी पॉइंट बाहर लाई करता है शेल के या किसी भी चीज के, रिंग के बाहर लाई कर रहा है, तो वो किसकी तरह बिहेव करती है उस केस में? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, यहाँ पर हम लिखेंगे द शेल विल बिहेव एज, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है इसके, द शेल विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। भाई समझ आया ना, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए किसकी तरह बिहेव करा जाता है, पॉइंट चार्ज की तरह। इसका मतलब क्या हुआ, द शेल विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया दैट इज पोटेंशियल हो गई के क्यू बाई आर। बस ध्यान रखना आर जो यूज होगी वो किसकी यूज होगी, उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो सेकंड केस में कहाँ की बात हो रही है, ऑन द शेल, ऑन द शेल। तो ऑन द शेल की अगर हम बात करें तो ऑन द शेल के लिए बस क्या करना है आपको, स्मॉल आर की जगह किसको पुट कर देना है, कैपिटल आर को। तो ये हो गई ऑन द शेल। अब तीसरा थोड़ा समझना है, तीसरा है क्या है यहाँ पे, इनसाइड द शेल। यहां से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, जो कंक्लूजन आपको याद रखना होगा। देखो हमें पता है, अभी अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, E इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx। यस और नो? यस सर। अब इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, तो जीरो इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dx। इसका मतलब dv इज इक्वल्स टू जीरो, और किसी डेरिवेटिव का ही तो कांस्टेंट जीरो आता है ना। इसका मतलब पोटेंशियल क्या हो गई शेल के अंदर, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है क्या, जितनी सरफेस पर है उतनी ही कहाँ होती है हमेशा, जितनी सरफेस पर है उतनी ही कहाँ होती है हमेशा, उस शेल के अंदर होती है। तो सेम एज दैट ऑफ सरफेस। क्लियर हुई बात सभी को, कोई दिक्कत? यस सर। तो बारी आती है यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क इज डन इन ऑर्डर टू मूव अ टेस्ट चार्ज, इन नो वर्क इज डन इन ऑर्डर टू मूव अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। की किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आपको टेस्ट, अच्छा ये आ चुका है बाय द वे प्रूव करने को, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान देना इस पॉइंट को, कि अगर आपको किसी भी टेस्ट चार्ज को मूव कराना है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता उस केस में। ये बात समझ आई सभी को, कि अगर आपको किसी भी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराना है तो आपको कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं करने की जरूरत, लेट्स सी। तो लेट्स सपोज हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसिडर करी है, ठीक है, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमने दो पॉइंट्स माने, लेट्स से एक पॉइंट माना ए और लेट्स से दूसरा पॉइंट माना बी, और कोई टेस्ट चार्ज है तो मान लेते हैं क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज है, उसको हम B2 कहाँ लेके जा रहे हैं, मान लेते हैं B से A पे लेके जा रहे हैं। नाउ हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस दी हुई है, मतलब क्या है इसका, कि VA किसके इक्वल होगा, VB के। भाई यही तो मतलब हुआ ना इक्विपोटेंशियल सरफेस का, हाँ या ना? यस यस सर। सर। अरे भाई सुनाई दे रहा है ना सबको, तो प्लीज बोल दिया करो ना यार। इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VA इक्वल टू VB हुआ भाई, दो कर्सर भी दिख रहा है, तो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। नाउ अगर हम इसको A टू B लेके जा रहे हैं तो इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम A टू B, एक सेकेंड यार मैं कलर ही चेंज कर लेता हूं इसका, कि अगर हमें इसको A टू B लेके जाना है
ठीक है, तो वर्क हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन कैसे होगा? तो WAB/Q0, याद है ट्रिक बताई थी अभी पीछे, VB माइनस VA से लिखेंगे, यस सर। यस और सर। VB और VA क्या एक दूसरे के इक्वल हैं, तो WAB/Q0 इज इक्वल्स टू VB माइनस VA, फिर क्या आ जाएगा जब दोनों इक्वल है तो एक दूसरे के? अरे जीरो आ जाएगा ना यार। 0। तो यस मतलब सर। अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव कराना है तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा उस केस में? तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब समझते हो, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। मैंने रीजन लिखा हुआ है बकायदा, अगर आपको थ्योरेटिकल रीजन लिखना है तो आप ये वाला लिख सकते हो कि अच्छा ये जो रीजन है मुझे बताना, हमने ऐसा ही कुछ मिलता जुलता रीजन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्लीज बताना अगर किसी को याद आए तो। इफ फील्ड वर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगी, then it would have a non-zero component along the surface, मतलब या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है मतलब वो किसी एंगल पर है, फिर और एंगल पर है तो उसके दो कंपोनेंट आप कर सकते हो, एक कॉस वाला होगा और दूसरा कौन सा होगा? साइन वाला। यस और नो? यस सर। सो टू मूव, अब उस केस में क्या होगा कि एक कंपोनेंट होगा अलोंग द सरफेस, सो टू मूव अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट, तो अगर आपको इस कॉस वाले के अगेंस्ट टेस्ट चार्ज को मूव कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ वर्क। इसके साथ, बट देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो मूव होता नहीं, और चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, तो इस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली नो वर्क इज डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज। और भाई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, और अभी अभी हमने प्रूव भी किया है कि कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? बोलो। इक्विपोटेंशियल। परपेंडिकुलर होनी चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के। क्लियर हुआ? इसको जरा प्रूव भी कर देता हूँ कि कैसे होती है ये। देखो यार, वर्क डन का फॉर्मूला होता है FDX cos थीटा, वर्क डन कितना होता है? 0, और F को हम लिख सकते हैं QEDX cos थीटा, लिख सकते हैं ना इसको हम, QEDX cos थीटा, हाँ या ना? यस सर। तो cos थीटा कितना आ गया? cos थीटा किसके इक्वल आ गया? cos थीटा आ गया 0 के इक्वल। अब थीटा 0 का मतलब क्या है कि थीटा किसके इक्वल है, मतलब थीटा कितना है यहाँ पे? 90। तो इस तरह भी आप इसको बता सकते हो। क्लियर हुआ सभी को ये? यस सर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अभी जो मैंने आपको बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार्दर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड, मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के पास पास होंगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और बहुत दूर दूर होंगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अब यार इसके कुछ जैसा ही इसके जैसी ही कुछ चीज हमने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, याद है? अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको ये डायग्राम्स बनवा रहा था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। बोलो। यस सर। अरे बताया तो था, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे अभी वो -Q वाले बनाए थे, ठीक है, जैसे वो -Q और +Q का बनाया था ना, तो -Q में कुछ इस तरह लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है, इस तरह कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये +Q में क्या हो रही थी? आउटवर्ड थी +Q से, और -Q में क्या थी? रेड इनवर्ड थी, इस तरह से। हमने क्या देखा था यहाँ पे कि इस वाले रीजन में, ठीक है, जो ये रीजन था, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या थी? इस वाले रीजन में पास पास इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास थी, और इधर क्या थी? अभी बताया था यार,
दूर दूर, यस और नो? बोलो भाई, यही तो था ना? यस सर। यस सर। और लास्ट पॉइंट, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई और एक ये आ गई, तो इसकी वैल्यू है लेट्स से 20 वोल्ट, इसकी वैल्यू है लेट्स से 18 वोल्ट, और ये पॉइंट इंटरसेक्शन पे, मतलब ये पॉइंट कॉमन है, then there will be two values of electric potential at point of intersection. क्या पॉसिबल है एक पॉइंट पे दो वैल्यूज होना? नहीं नहीं विच सर। इज इम्पॉसिबल। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हम लोग डायग्राम में यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर हुई बात सभी को?